गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ओके, लास्ट ईयर आपने देखा था कि पिछले लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि हमारा जो गवर्नमेंट वर्क करता है वो 3 लेवल पे वर्क करता है: लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, और इसके बारे से हमने कुछ लोकल लेवल के बारे से हमने पिछले ईयर्स में हमने पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टेट लेवल पे कि स्टेट लेवल पे क्या क्या काम हमारी गवर्नमेंट करती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ आपको एक छोटी सी स्टोरी दी है। हुज रिस्पॉन्सिबल लिखा है ना, किसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है। पहले वाले पिक्चर में आप देखेंगे कि दो बच्चे बैठ के कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वहाँ पे लिखा है कि अपने स्टेट में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद का पिक्चर में हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पे दिया है इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लियर वाटर। यहाँ पे मतलब ये दिया है कि कई गाँवों में, कई विलेजेस में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं बुरी तरह से, मतलब वो इलाका इफ़ेक्टेड है, दूर दूर तक वहाँ पानी की कमी है, ये बताया गया है। ये बच्चे दोनों न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अगला पिक्चर आपको दिया है पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालमपुर, है ना। ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालमपुर के लोगों के मतलब बारे में बताया गया है कि वहाँ पे 3 दिन से पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। यहाँ जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ जो मरीजों से वो हॉस्पिटल पूरा भर गया है। वहाँ बहुत लोगों की संख्या, डायरिया वाले पेशेंट की संख्या वहाँ पे बहुत हो गई है। और इस प्रकार हम देखेंगे अगला पिक्चर में हमको ये बताया गया है, ये है ना। इसमें बताया है द टीवी न्यूज़ में भी उन्होंने देखा कि बताया गया कि 10 है, मतलब डायरिया से 10 लोगों का डेथ हो गया है। और ऐसा वो लोग बात कर रहे हैं आपस में कि क्या ऐसा हो सकता है, सचमुच ऐसे में लोग इतने मर सकते हैं क्या, ऐसे करके दोनों वो बात कर रहे हैं। और उसमें से अगला पिक्चर है कि अब वो दोनों कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, साइकिल लेके वो लोग जा रहे हैं और वो लोग बातें करते जा रहे हैं कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ भी ठंडी चीज़ें नहीं पीना है। आज सुबह उसकी मम्मी ने उनको बहुत सारी लेक्चर उनको दिया है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन। और इस प्रकार वो शिरीन कह रही है कि आपको अपने हेल्थ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये लोग ऐसे आगे बढ़ ही रहे थे कि उनको पुलिस वाले ने स्टॉप करके रोका और उन्होंने उसके रोकने का कारण पूछा। इसमें दिखाया गया है, वो बता रहे हैं दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली। और वो बता रहे हैं ये रोड आगे ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे रैली निकली हुई है, इसलिए वो रोड ब्लॉक किया गया है। और उसका कारण है कि दे हैव गिरॉड द एमएलएज रेसिडेंट। और वो कुछ जो रैली निकाले हैं वो लोग एमएलएज हैं, उनके रेसिडेंट का घेराव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग सच पूछते हैं कि क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा, क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं, क्यों ये काम वो लोग कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे एक जन वहाँ पे जो लोग हैं उनमें से एक का दिखाया है कि यहाँ उनकी डिमांड ये है कि जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं और हेल्थ से रिलेटेड जो भी हैं वो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, जो ये बीमारी फैली है उस पर कंट्रोल करना है। आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। और हमारे यहाँ के एमएलए को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और वो बहुत जोर जोर से मतलब चिल्ला के ये बातें बोल रहा है। तो उसमें से एक बच्ची बोलती है कि इसको मैंने टीवी पर
देखा है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, और ये अपोजिशन पार्टी का मेंबर है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि एमएलए क्या होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि हम हम अपने जो लीडर्स चुनते हैं उनको यदि वो अपने तरह लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हमको इस के माध्यम से हम उनसे काम करवा सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हु इज़ एन एमएलए, कि एमएलए कौन होता है। ठीक है, इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट इन पालमपुर। अभी आपने पालमपुर की एक स्टोरी देखी। यू मे बी फैमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑफिसर्स का के बारे से जानने मिला जो कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स, जो ज़िले का जो अधिकारी होता है, जिलाधीश होता है, वो कलेक्टर है, और मेडिकल चिकित्सा अधिकारी, ये सारे लोग इनके नाम से हम परिचित हैं, जानते हैं इनको। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके किए हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया के एमएलए कौन है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग टू, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये जानना है कि आपके एरिया में कौन है, एमएलए आपके कौन हैं और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं जिनको हम एमएलए कहते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने गए इलेक्टेड पीपल होते हैं। वो कहीं से और कोई उनको नहीं चुनता, हम लोग खुद पीपल, यहाँ के जो कंट्री की जो जनता है वो उन्हें चुनती है, तब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं और वो एमएलए कहलाते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। एमएलएस का फुल फॉर्म ही है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द, और जब हम उनको चुन लेते हैं तब उसके बाद वो चुने हुए मेंबर ही गवर्नमेंट कहलाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो एमएलएज होते हैं वो लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, और इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। एवरी स्टेट इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव, हाँ, इंडिया का हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और उसके कई डिफरेंट बहुत सारे एरियाज़ में उसको बांटा जाता है, जिसको हम कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है। हिमाचल प्रदेश के बारे से दिया है कि हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, कि हिमाचल प्रदेश को 68 कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसीज द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कहलाता है, एमएलएस कहलाता है, और वो लोगों के लिए काम करता है। और वो यू वुड हैव notice that people stand for election in the name of different parties, और वो अलग अलग पार्टीज के हो सकते हैं। these MLAs therefore belong to different political parties, वो अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक पार्टी से, वो अलग अलग पार्टी से आते हैं। अब अगला दिया है आपका, हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो लोग एमएलएज होते हैं वो किस प्रकार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जब एमएलएज पार्टी पे आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एमएलएज हैं वो आधे से अधिक कंस्टिट्यूएंसीज एरिया से अगर चुने जाते हैं तो वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है। ठीक है, जितनी जैसे 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज दिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया दिया है, उसमें 34 उसका हाफ होता है। यदि 34 से अधिक कोई पार्टी उस एरिया में इलेक्ट हो के आती है तो वो मेजॉरिटी वाली पार्टी कहलाती है।
अगला हुआ आपका अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी जो उसके अपोजिट में होता है, जो मेजॉरिटी में नहीं आ पाते हैं, वो अपोजिशन पार्टी कहलाते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड 68 एमएलएज कंस्टिट्यूंसीज। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है आपको, देखो जो हिमाचल प्रदेश का, कि वहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। नेक्स्ट है आपका, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया है, मैंने आपको इसको समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढेंगे। अगला आप उसको एक ईयर 2003 का इलेक्शन, 2017 का आपको यहाँ पे इलेक्शन दिया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पढ़ के उसको फिल करना है। कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज won the 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम एमएलए सिंस द बिकम एमएलएज। इस प्रकार 2017 का इलेक्शन का आपको दिया है डिटेल, और उसके हिसाब से आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स को आपको यह इस सेंटेंस को पूरा करना है। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 68, ठीक है, 68 वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली थे। पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34। हाँ, तो वहाँ पे अगर मेजॉरिटी पार्टी बनानी है तो उनको 34 से अधिक उनको सीट की ज़रूरत है। उसके बाद है द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विथ 44 एमएलए हैड द मेजॉरिटी। और इस प्रकार बीजेपी की पार्टी 44 एमएलएज वहाँ से इलेक्ट होके आए। तो इस प्रकार वहाँ की जो मेजॉरिटी पार्टी हो गई आपकी, वो भारतीय जनता पार्टी। ऑल अदर एमएलएज बिकम द अपोजिशन, और बाकी जितने बचे वो बाकी अपोजिशन पार्टी के हो गए। इन दिस केस द इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। और इस प्रकार उस समय पे हम देख सकते हैं कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई और अपोजिशन पार्टी हो गई आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर द बीजेपीज। और इस प्रकार बहुत सारे लोग जो उसमें चुन के आए। अमंग द अपोजिशन पार्टी वर अदर पार्टीज इंक्लूड दोज हु हैव बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इस प्रकार जो अपोजिशन पार्टी थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे, उसमें निर्दलीय जो थे वो लोग भी थे। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। और इस प्रकार इलेक्शन के बाद जो रूलिंग पार्टी बनी, विल इलेक्टेड देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब इसके बाद वो लोग अपने जो रूलिंग पार्टी बनी उसमें से उन लोग किसी एक को फिर चुनते हैं, वो कहलाता है आपका चीफ मिनिस्टर। इन दिस केस द बीजेपी एमएलएज चूज श्री जयराम ठाकुर। और इस प्रकार उन्होंने जयराम ठाकुर को चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना, वो अपना लीडर उन्होंने चुना और वो हमारे उस एरिया के चीफ मिनिस्टर बने। द चीफ मिनिस्टर देन इलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। इसके बाद चीफ मिनिस्टर अलग अलग लोगों को मिनिस्टर के रूप में, अलग अलग डिपार्ट के अलग अलग मिनिस्टर के रूप में वो चीफ मिनिस्टर अब उनका चुनाव करते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। इस प्रकार जो उस स्टेट का गवर्नर होता है चुना हुआ, वो बाकी मिनिस्टर्स को भी वो चुनते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। इस प्रकार जो भी चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग डिपार्ट के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, और उनका अलग अलग ऑफिस होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। और इस प्रकार जब उनकी असेंबली होती है तो उसमें रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सारे पार्टीज़ के लोग उसमें शामिल होते हैं, और कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं। अगला टॉपिक हम इसके बाद वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।